हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में से तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 212 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 213 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अभी के दादाजी की कंडीशन को देख के अनु अनु अनुराग को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। दादाजी देखिए, अब तो उसे उसे उसने ज़रा सा भी देर नहीं की किसी को बताने की। तो शायद वो दादाजी की मौत का जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि इन सब में उसका ही सबसे ज़्यादा हाथ था। ना वो दवा लाकर आता और ना ही वो सब होता। अब तो प्रतिभा जी को उनकी चाल में इससे ज़्यादा और कामयाब नहीं होने दे सकता था। अनुराग ने दादाजी के कमरे से मौजूद सभी लोगों को जब देखा, सर की चेहरे पे चिंता की लकीरें रखे हुए थे। दादाजी अभी भी बेहोश थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया था। मालती जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ और कुछ भी नहीं होगा इन्हें। तुम सब जाके थक गए होगे, जाओ और आराम कर लो। अब तुम सब इनसे कल की बात करना। अब जाओ, तुम सब भी थक गए होगे, तुम्हें भी आराम करने की ज़रूरत है। शरद ने दादाजी के हाथों में अपने हाथों को लेते हुए कहा, दादी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं ही रुकने वाला हूँ। मालती जी ने एक बार सभी की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें अनिका कहीं भी दिखाई नहीं दी। सब लोग यहीं पे हैं, सिवाय अनिका के। आरोही अर्नव को छोड़कर। मालती जी ने सुकन्या जी को देखते हुए कहा, अनिका भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ गई वो? माँ, वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और आज सुबह से उसे कई चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने उसे कमरे में भेज दिया है आराम करने के लिए। अब शायद सो गई होगी। चक्कर आ रहे थे वो क्यों? उसकी तबीयत ठीक तो है ना? मालती जी ने सुकन्या जी की बात सुनकर उनसे अनिका की हालत के बारे में पूछते हुए कहा, हाँ माँ, आप चिंता मत करो, सफ़र करने की वजह से थोड़ा थक गई होगी, इसलिए मैंने चक्कर आ रहे होंगे, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। सुकन्या जी ने मालती जी को शांत करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम सब अपने कमरे जाओ, हम कल इस बारे में बात करेंगे। शरद, तू भी अपने कमरे में जाओ और आराम कर, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है इन्हें। अब इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी रिपोर्ट भी आनी है बाकी है। एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर पता चल जाएगा कि क्या हुआ है इन्हें। अब तुम जाओ और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मालती जी ने शरद के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अच्छा ठीक है दादी, मैं अभी जा रहा हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। वैसे भी मैं आज आज यही वैसे भी आज मैं ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम बाकी है, तो आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। शायद मुझे पूरी रात लग जाए काम करते करते, इसलिए अब जब भी मेरी ज़रूरत हो तो बस आप मुझे एक आवाज़ दे देना, मैं जल्दी से आ जाऊँगा। मालती जी ने शरद की बात सुनकर उसके सर पर चपटी मारते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है रात भर काम करने की, चुपचाप अपने कमरे में जा और सो जा। इतना काम करके खुद के शरीर को थकाने की ज़रूरत नहीं है। रुचिका नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू रात भर काम करोगे। जाओ और चुपचाप सो जाओ। अब जो भी बात होगी वो कल ही होगी। मालती जी की बात सुनकर सब अपने सर में हाँ हिलाने लगे और सब एक एक करके उनके कमरे से बाहर जाने लगे। अनुराग ने सबकी तरफ देखते हुए एक बात नोटिस कर ली कि इनमें से कोई भी उनकी बात विश्वास नहीं करेगा। एक ही इंसान है उसकी बात विश्वास कर सकता है और वो है अनिका। यही सोचकर अनुराग ने अपने कदमों को अनिका तरफ रूम की तरफ बढ़ा लिया। अनुराग जब अनिका के रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि अनिका आराम से सो रही है। लगता है सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि उसने अपने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। वह उन्हीं कपड़ों में सो गई थी जिसे पहन कर रुचिका के घर गई थी। अनुराग को इस बात की बड़ी हैरानी हुई, भले ही अनिका उस घर में उसे बहुत गुस्सा आता हो, हमेशा उसे लड़ने का बहाना ढूंढती हो, लेकिन वह अपनी साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती देती है। बिना कपड़े चेंज किए हुए वो इतने हैवी कपड़ों में कैसे सो सकती है। अनुराग ने अपने मन में अनिका को तरफ देखा और सोचा, कहीं इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। वैसे भी आंटी कह रही थी इसे चक्कर आ रहे हैं, क्या पता ये बेहोश हो गई हो। यही सोचकर अनुराग ने अपने कदमों को अनिका की तरफ बेड पर ले लिया। उसने अनिका के माथे को छूकर देखा, उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। उसने अनिका के कंधे को थपथपाते उसे उठाने की कोशिश की। अनिका, अनिका, तुम मुझे सुन सकती हो? 5 पैर उठाने की बाद कोशिश करते हुए जब अनिका की तरफ कोई जवाब नहीं आया तो अनुराग ने सोचा कि शायद कुछ ज़्यादा थक गई होगी। अपने आप ही जब जब रात में नींद टूटेगी तो उसको चेंज कर लेगी। यही सोच के अनुराग कमरे से बाहर जाने लगा। जाते उसने अनिका के रूम के डोर को बंद कर दिया। अनुराग ने सोचा कि सुबह से पहले वो अनिका को सब कुछ बता देगा। उसकी बात सुनकर अनिका शायद उस पर गुस्सा हो सकती है, क्या पता वो उससे पुलिस के हवाले भी कर दे, क्योंकि प्रतिभा जी के साथ उसकी भी बराबरी की हिस्सेदारी है। तो शायद अनिका पुलिस के हवाले कर दे। प्रतिभा जी को तो ये सबसे पहले नफ़रत करती थी। अब इन सब को जानकर उसकी नफ़रत और ज़्यादा बढ़ जाएगी प्रतिभा जी के लिए और शायद मेरे लिए भी। अच्छी लड़की है वो, बस एक बार ही एक ही कमी है उसमें, उसकी नाक पर गुस्सा बहुत ज़्यादा ही है। उसका बचपना अभी भी नहीं गया है। सही कहती हैं आंटी, भले ही गुस्सा कुछ ज़्यादा ही करती है पर दिल की बुरी नहीं है। अनिका के बारे में सोचकर अनिका को अनुराग के होठों में मुस्कान आ गई। इस परिवार ने उसे कुछ दिनों में बहुत कुछ दे दिया था। अनाथ होने के बावजूद भी उसे हमेशा ही परिवार
की कमी खलती थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी संगत भी गलत कामों और गलत चीज़ों में बढ़ती गई, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा बुरा हो गया, इतना बुरा इंसान बन गया। भले ही प्रतिभा जी बहुत गलत औरत है, लेकिन इस गलत औरत की वजह से उसे इतने अच्छे परिवार मिला कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन वह अब सभी सही कर सकता है, इस परिवार का सुख वापस ला सकता है। रात के 8 बजे राधिका के अपार्टमेंट में ऑफिस के टाइम खत्म होने के बाद राधिका शिवांगी से मिलने के लिए पार्क घर पर गई थी और 2-3 घंटे के बाद उससे वक्त बिताकर बिता आई थी, लेकिन आज भी उसे बिल्कुल भी घर पे बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो आसानी से उसी घर से निकलने के फिर अपार्टमेंट में आ गई। और एक वजह थी जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलने में ज़रा सी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आज पार्थ घर भी नहीं था, वो लंच के बाद ही से ही ऑफिस में गायब था। राधिका ने ज़रा सा भी परेशानी नहीं उठाई ये जानने के लिए वो इस वक्त कहाँ है। उसके लिए तो बहुत अच्छा टाइम था इंजॉय करने के लिए, क्योंकि वो पार्थ के साथ रहते थे, खुद को ऐसा फील करती थी कि जैसे किसी कैद में हो। वैसे ही उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम कम है। राधिका इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से हटका और अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगा। राधिका ने अपने फ़ोन को उठाते हुए देखा तो पाया एक अननोन नंबर था। राधिका अभी भी इस उलझन में थी कि वो कॉल उठाए या नहीं, क्योंकि उसे कॉल करने वाला बहुत ही कम लोग थे। राधिका ने मन मारते हुए आखिर कॉल उठा ही लिया। कॉल को उठाते हुए दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उसके शब्द कुछ इस प्रकार थे, क्या तुम डन के रेडी हो? तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दो, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाता हूँ। ये सुनकर राधिका को बहुत हैरानी हुई। राधिका को लगा ये एक रॉन्ग नंबर है, लेकिन राधिका ने जैसे ही कॉल करना चाहा, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, राधिका क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अपना नाम सुनकर राधिका को और ज़्यादा हैरानी होने लगी। हेलो राधिका, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? जब राधिका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो इस इंसान ने दोबारा से नाम लेते हुए कहा, जय श्री कृष्णा। एक मिनट, यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 213 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 214 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 214। हेलो हेलो राधिका, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? एक बार अपना नाम दोबारा से पुकारने से राधिका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। राधिका को ये जानना था कि वो आखिर इंसान है कौन, जो उसका नाम तक पता है, क्योंकि उसका नंबर सिर्फ गिने चुने 4-5 लोगों के पास ही है। तो फिर ये इंसान आखिर है कौन? राधिका, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जब राधिका की तरफ से कोई भी जवाब उस इंसान को नहीं मिला तो उसने दोबारा से उसका नाम पुकारते हुए वही सवाल दोहराया, हाँ मैं राधिका बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हो? राधिका ने जानने के लिए कहा, थैंक गॉड, चलो तुमने मेरी बात को सही बोला तो सही। अरे यार, तुम तो मुझे इतनी जल्दी ही भूल गई। मैं पीयूष बोल रहा हूँ। अब ये बताओ कि तुम अभी कहाँ पर हो? मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। पीयूष की बात सुनकर राधिका, जो कि सोफे बैठी थी, वो गिरते गिरते बची। राधिका ये कन्फर्म करने के लिए, क्या आप पीयूष सर बोल रहे हो? हाँ बाबा, मैं यही हूँ। अब ये बताओ कि तुम कहाँ रहती हो? पीयूष की आवाज़ से ही राधिका ने पहचान लिया था कि पीयूष अभी ड्राइविंग कर रहा है, क्योंकि उसके आसपास गाड़ियों का बहुत शोर हो रहा था। मैं कहाँ रहती हूँ इससे आपको क्या मतलब है? पर आप मुझे पिकअप करने के लिए क्यों आ रहे हैं? राधिका को पीयूष से बात करना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। अब ये मत कहना कि तुम भूल गई हो। ऐसा है ऐसा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज ही तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी, और तुम कुछ ही घंटों में ये बात भूल भी गई। ऐसा नहीं चलने वाला। तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। पीयूष ने लज्जित करते हुए राधिका से पूछा। वह किसी भी हालत में आज डिनर को हटाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर पहले ही तो उसने पता चला था कि पार्थ भी राधिका को लाइक करता है। इससे पहले ही कि पार्थ उसकी फीलिंग को पता चले, तो राधिका को अपना बना लेना चाहता था, ताकि पार्थ उन दोनों के बीच रुकावट ना बने। पार्थ की आंखों में देखकर राधिका के लिए फैशन पीयूष ने साफ साफ देखा था। इससे पहले कि पार्थ राधिका को अपने प्यार का इजहार करे, वो राधिका को अपना बना लेना चाहता था। अच्छा तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से बाहर हूँ, अब तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, वरना मैं ऊपर ही आ जाता हूँ। ये कहते हुए पीयूष ने सारी अपनी गाड़ी को राधिका के अपार्टमेंट के पार्किंग की पार कर दिया, और साथ ही साथ गाड़ी के इंजन को भी बंद कर दिया, और बिना राधिका की अपनी बात कहे मौका दिए बिना बिना ही उसने कुछ कहा, और जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर तुम 10 मिनट में नहीं आई तो मैं ही ऊपर आ जाऊँगा। इतना कहते उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे राधिका का जवाब सुनना भी ज़रूरी नहीं समझा। पीयूष को शायद डर था कि राधिका ना ही कह देगी, और वह उसके ना सुनना नहीं चाहता था। राधिका ने अपने माथे पे हाथ रखते हुए खून को खुद से दूर टेबल पर रख दिया, और खुद से ही कहा, इन दोनों आदमियों की हिम्मत तो दाद देनी पड़ेगी। एक है जिसे मेरे जीना हराम कर रखा है, ना ठीक से सांस लेने देता है, ना ही खुद जीता है, और ना ही जीने देता है। 5 के लड़के पूछा, पीछे छूट गया क्या?
उम, इतने में दूसरा रेडी है हो गया मेरे पीछे आने के लिए। हे भगवान! क्या समझ रखा है इन दोनों ने मुझे? क्या मैं कोई सामान है मैं क्या कोई सामान हूँ जिस पर ये दोनों अपना हक जमाते रहते हैं? राधिका को पता हैरानी इस बात की थी कि पीयूष के ऊपर कैसे पता चला कि वो यहाँ रहती है? अब यह बात पीयूष को तो उसे बता ही सकता है। क्या करूँ, नीचे जाऊँ कि नहीं? राधिका सबसे पहले अपने रूम में गई और उसने अपने रूम की विंडो से नीचे झाँक के देखा। उसके रूम से पूरा पार्किंग एरिया दिखता था। वहाँ पर उसे नई चमचमाती कार दिखाई दी। अभी वह उस कार में कोई घूर कर देख रही थी कि अचानक से पीयूष कार के अंदर से बाहर आया। राधिका उसको उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। पीयूष ने जैसे ही आस-पास जगह देखने के लिए अपना सिर ऊपर किया कि उसकी नज़र राधिका से जाके टकरा गई, जो कि उसे देख रही थी। पीयूष ने राधिका के देखते हुए हाथ हिला दिया और उसे नीचे आने का इशारा किया। राधिका ने देखा कि आस-पास पार्किंग एरिया में जितने भी लोग थे, सिर्फ़ उन दोनों को ही देख रहे थे। जिससे राधिका को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील हो रहा था। राधिका जल्दी से हॉल में गई और अपने फ़ोन को पीयूष को कॉल करने लगी। वो पीयूष को यहाँ से जाने के लिए जाना चाहती थी पीयूष को यहाँ से जाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन वो कहती तो अब ना पीयूष उसके कॉल को रिसीव करता। राधिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पीयूष पर। एक तो ये आदमी बिना बताए अचानक से आ गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 214 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड में 215 ऐड करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। राधिका के आस-पास नीचे अलावा कोई और चारा नहीं था नीचे जाने का। नीचे आने से पहले एक बार उसने खुद को आईने में देखा कि वो ठीक लग रही है कि नहीं। ये देखने के बाद वो ज़्यादा अच्छी तो नहीं लग रही है, फिर भी नॉर्मल लग रही है। उसने एक बार और अपने रूम में विंडो से नीचे देखा तो पार्क में जितने लोग मौजूद थे, सब वो पीयूष को ही देख रहे थे, जो कि राधिका के रूम की विंडो की तरफ देख रहा था। राधिका ने कहा कि वो लोग पहले ज़्यादा इकट्ठा होने लगे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। राधिका जल्दी से अपने अपार्टमेंट से नीचे निकल के जाने लगी। 5 मिनट बाद जब राधिका पार्किंग एरिया में पहुंची तो लोग उसे और पीयूष को ही देख रहे थे। इसे देखकर राधिका बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई सिचुएशन में उसकी लाइफ में कभी आई ही नहीं थी। बाद भी एक आध बार उसके घर आया था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसी सिचुएशन नहीं हुई थी। राधिका ने एक नज़र वहाँ मौजूद सभी लोगों को देखा, फिर अपनी नज़रों को पीयूष की तरफ टिका लिया। राधिका पीयूष के पास गई और उससे पूछा, आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे साथ चलना नहीं है? राधिका के सवाल पर पीयूष ने उल्टा ही सवाल कर लिया। इससे पहले ही राधिका पीयूष का सवाल का जवाब देती ही वहाँ मौजूद लोगों ने से कहा, क्या हो रहा है राधिका? ये लड़का कौन है? तुम्हें पता नहीं है कि ये शरीफों की सोसाइटी है? यहाँ पर और लोगों के बच्चे भी रहते हैं। ये देख कर उन पे क्या असर पड़ेगा? तुमने इसके बारे में सोचा है? आज लड़का तुमसे मिलने आया है, ये देख कर कल कोई और लड़की किसी को बुलाएगी तो हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं चलने वाला। बात को आगे बढ़ाता हुआ देख राधिका ने अपने सर को आगे झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी अंकल, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपको जो भी परेशानी हुई है। ये कहते हुए राधिका ने पीयूष का हाथ पकड़ के उसे अपार्टमेंट की ओर ले जाने लगी, क्योंकि इन लोगों को मुँह बना करवाने का एक ही तरीका था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। 4 लोगों को और की 4 बातें, ये सब सोच के राधिका को यहाँ जाना ही ठीक समझा, क्योंकि वो उन्हें अपनी सफाई बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। उसे थोड़ी ना जानबूझ के पीयूष को बुलाया था। वह खुद ही अचानक से कहाँ से भूतों की तरह टपक गया था। अगर वह बता कभी आता तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। दिक्कत ये थी कि बिना बताए ही आया था और इस बात की राधिका को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अपने अपार्टमेंट पहुँचने के बाद राधिका ने डोर को लॉक कर दिया और पीयूष की तरफ देखा, जो कि उसके घर की स्कैन कर रहा था। तुम्हारे घर का इंटीरियर डिज़ाइन बहुत अच्छा है। घर को अच्छी तरह से देखने के बाद पीयूष ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा। राधिका ने एक बार पीयूष को देखा और फिर जल्दी से किचन में गई और वहाँ से गिलास से पीयूष के लिए पानी लेकर आई। ये ले सर, ये कहते हुए राधिका ने पीयूष के हाथों को पानी गिलास थमा दिया। पीयूष ने राधिका के हाथों से पानी गिलास लेते हुए पानी पी लिया और फिर गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा, क्या तुम्हारी सोसाइटी के लोग ऐसे ही बातें करते हैं? ये छोड़िए सर, ये हटा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? और तो और आपके पास मेरा नंबर भी है, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे? मुझे भूख लगी है, ये कहते हुए पीयूष ने राधिका के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि वह उसे बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि उसे अता-पता कहाँ से मिला, क्योंकि अगर वो उससे कुछ कहेगा तो राधिका उससे ही उल्टा सारे सवाल पूछने लगेगी और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अभी किसी भी सवाल का जवाब देने का। राधिका भी ऐसे समझ रही थी कि पीयूष ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया है,
लेकिन सर आप मेरे घर में कैसे खाना खा सकते हैं? क्योंकि मैं तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया है जो कि शायद आपके लिए बहुत ही अजीब होगा। एक काम कीजिए आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर आती हूँ। राधिका पीयूष को मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि पीयूष ने खुद उसके खाने खाने के लिए इच्छा ज़ाहिर की थी। वजह चाहे जो भी हो, राधिका इतना तो समझ गई थी कि पीयूष उसके लिए ही यहाँ आया है और अगर यहाँ खाली पेट चला गया तो शायद उसके साथ एक अन्याय होगा। इतनी परेशानी उठाने के बाद बदले में उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 215 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 216 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। पीयूष के जाने के बाद राधिका ने अपने घर की डोर को अच्छे से लॉक किया। उसने टाइम देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। उसने जल्दी से शॉवर लिया और सोने के लिए अपने बिस्तर पर घुस गई। दिन भर की थकान की वजह से उसे जल्दी नींद आ गई। रात करीब 12:30 बजे कोई राधिका घर के मेन डोर को खोल कर घर के अंदर घुस आया और फिर डोर को अंदर से अच्छे से लॉक कर दिया। घर में इतना अंधेरा होने के बावजूद भी उसे सब चीज़ का अंदाज़ा था। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से राधिका के कमरे की तरफ जाने लगा। रूम के पास पहुंच के उसने रूम की डोर की हल्का सा धक्का दिया। डोर लॉक ना होने की वजह से आसानी से खुल गया। उसमें डगमगाते हुए कदमों से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उस इंसान ने ड्रिंक की हुई है और रूम के डोर पे खड़ा था और राधिका की तरफ देखने लगा। साइड टेबल पे जलती हुई लैंप से राधिका की तरह हल्की पीली पीली रोशनी आ रही थी जिसकी वजह से लाइट और फेस का कॉम्प्लेक्स और भी निखर कर आ रहा था। उसने अपने कदमों को रात की तरफ बढ़ा दिया। ज़्यादा नशे होने की वजह से उसके कदम डगमगा रहे थे। जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो गिरने वाला था कि उसने खुद को संभाल लिया। बेड के पास पहुंच के वो धीरे से राधिका की साइड में बैठ गया। वह बिल्कुल शोर आवाज़ नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से राधिका की नींद टूट जाए। बालकनी का डोर खुला होने की वजह से वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी जिसकी वजह से राधिका के बालों को उसके चेहरे पे आ रहे थे। राधिका के पास बैठे उस आदमी ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ा के उसके चेहरे पे आए हुए बालों को आहिस्ता से कान के पीछे कर दिया और फिर से राधिका के चेहरे को निहारने लगा। वह इंसान कोई और नहीं पारसी था। जब उसे पता चला कि पीयूष राधिका घर पे है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसे राधिका से भी गुस्सा आ रहा था। उसने राधिका को कहा था कि वो शिवांगी की अब उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात को समझ नहीं पाई। ये भी कहा था कि वो अब उसके घर पे ही रहेगी, लेकिन फिर भी उसने कोई बात नहीं मानी। और तो और ऑफिस में भी सख्त ऑर्डर देते हुए कहा था कि वो पीयूष के आसपास भी नहीं भटकेगी। राधिका ने पास की एक भी बात नहीं मानी और तो और पीयूष को भी अपने घर बुलाया। बुलाया और तो और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाया, जिस बात से पीयूष बात को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में राधिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। हाँ, शायद थोड़ा थोड़ा वो भी करता हूँ। जब कोई भी तुम्हें आँख उठा के देखता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता है यहाँ इस जगह पर तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पात ने अपने हाथ को की उँगली को अपने दिल पे पास रखते हुए कहा, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से ही मुझे तुम्हारे लिए कुछ अलग सा फ़ील होता है। जब मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरह इन्फॉर्मेशन निकलवाई तब मैं यही दुआ करता था कि मैं तो सोच रहा हूँ कि वो सच ना हो। तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा को छोड़ गए हुए तब मुझे कितना बुरा लगा था। मैं मम्मी पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं कैसे खुद को संभालूँ। तब से तैसे जैसे तैसे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। उनके कुछ सालों के बाद ही अचानक ये से शिवांगी की ये हालत हो गई। सबको लगता है कि मेरे पास पैसे हैं तो मेरे पास सारी खुशियाँ हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा घर जिसमें जिसमें मुझे अकेलापन महसूस होता है, तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहता हूँ। तुम क्यों ये बात समझने को तैयार नहीं हो? मैं तुमसे गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे गुस्सा दिलाने की हर वो काम करती हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारा? किसी भी लड़के को मैं तुम्हारे आस-पास भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी सुनना और समझना नहीं चाहती हो। तुम सुन रही हो ना मेरी बातों को? पार्थ ने राधिका कंधों को धीरे से हिलाते हुए कहा, जैसे वो राधिका को अपने जवाब माँग रहा हो। अगर आज पार्थ नशे में ना होता तो शायद ही वो कभी भी राधिका को अपने दिल की बात नहीं कह सकता था। हर बार उसका ईगो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा उसके जज़्बातों में हावी हो जाता है। फ़ात की किस्मत इतनी ख़राब थी कि जब उसने अपनी प्यार का इज़हार किया भी तो वो नशे में चूर था। और तो राधिका भी कहीं न कहीं और तो और राधिका ने भी उसकी कहीं कहीं एक भी बात नहीं सुनी थी। आज का दिन राधिका के लिए सच में बहुत थकाने वाला था, जिसकी वजह से वो बहुत गहरी नींद में थी। उसके आस-पास क्या हो रहा है उसे इस बात का बिल्कुल भी खबर नहीं थी, ना ही उसने फ़ात की कोई बात सुनी थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 216 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 217 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है।
तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पात ने फिर से राधिका के गालों को सरकते हुए उससे अपना जवाब पूछा। तुम सो रही हो और मैं तुमसे जवाब पूछ रहा हूँ। आंसर मी, उठो और जल्दी से मुझे जवाब दो। पात ने इस बार राधिका के चेहरे पर झुकते हुए उसके दोनों कानों को चूम लिया। तुम्हें पता है तुम्हारी ये आंखें बहुत सुंदर हैं। पात ने एक हाथ से हल्के से राधिका की आंखों को छूते हुए कहा। और जब तुम गुस्सा करती हो ना, तुम्हारी ये नाक एकदम लाल हो जाती है। पात ने अपनी एक हाथ से राधिका की नाक को टच करते हुए कहा। राधिका का फेस को टच करते हुए पात को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी किसी सॉफ्ट टॉय को टच कर रहा हो। जब राधिका की तरफ से पात को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने निराश होते हुए कहा, अरे यार, अभी भी सो रही हो? कम से कम एक बार उठकर मेरे सवालों का जवाब तो देती। पक्का मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। उठो ना प्लीज़, उठो ना प्लीज़, मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है। लेकिन राधिका ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तुम ऐसे ही जवाब नहीं दोगी ना, तो मैं भी तुम्हारा जवाब सुने बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। फिर बाद में मुझसे गुस्सा किया ना तो देख लेना। पात ने हल्के से राधिका के गालों को टच करते उससे कहा। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी थी। वह अभी भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। अपनी बात कहते कहते पात भी राधिका के ऊपर ही सो गया। इस बार गुस्सा बिल्कुल भी होश इस बार गुस्सा बिल्कुल भी होश नहीं था कि उस वक्त कहाँ पर है। और सुबह राधिका उठने के बाद कौन सा हंगामा होने वाला है। अगली सुबह राधिका को अलार्म बार बार बजने से वो राधिका की नींद खुल गई। उसे अपने पर बहुत ज़्यादा भार महसूस हो रहा था। उसने अभी अपनी आंखें पूरी तरह से खोली नहीं थी, बस साइड की टेबल से अपना अलार्म ऑफ कर दिया था। नींद में ही राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके ऊपर चट्टान रख दिया हो। राधिका ने ज़रा सा भी हिल डुल नहीं पा रही थी। अब तो उसे धीरे धीरे सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। राधिका ने नींद में ही अपनी आंखों को उस चीज़ से दूर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी काफ़ी बार कोशिश करने के बाद ऊपर ऊपर से इंसान को हटा नहीं पाई। राधिका जितनी उससे दूर करने की कोशिश करती, उसे उतना ही ऐसा लगता जैसे वो किसी चीज़ को पकड़ जकड़ रखा हो। अचानक से राधिका ने अपनी आँख खोल दी और उसे नींद में ही समझ में आ गया कि उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो हाँ, और वो जब जब वो और ज़्यादा चुप और एक सेकेंड वो अब और ज़्यादा चुप नहीं रह सकती, ना सहन कर सकती है खुद के ऊपर किसी आदमी को महसूस कर राधिका के डर के मारे आंखें बड़ी होने लगी थी। साथ ही साथ उसे ये भी हैरानी होती कि आखिरकार ये कौन है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो उसके इस घर में कैसे आया। जहाँ तक उसे याद है उसने अच्छे से डोर लॉक किया था, इसका मतलब है ये एक चोर है। राधिका ने अपने मन में कहा। राधिका ने एक जोरदार धक्का देते हुए उस इंसान को खुद से दूर किया, जिसका परिणाम यह निकला कि वो सीधा चलकर फर्श पर गिर गया। जिसकी हरकत करते हुए राधिका बिस्तर से उठ के बैठ गई और बिना उस इंसान को संभालने का मौका दिए बिना उसके सर पे एक भारी चीज़ वार कर दिया, जिसकी वजह से वहीं बेहोश हो गया। अब जाकर आखिरकार राधिका ने चैन की सांस ली। बस कुछ 5 मिनट से अभी वक्त हुआ था। राधिका को भी नहीं लगा था कि वो जल्दी ये सब कुछ कर लेगी। राधिका ने खुद के ऊपर प्राउड करते हुए कहा, आखिर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुझसे नहीं हो सकता। आज मैंने एक चोर को ही पकड़ लिया। राधिका खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही थी। इससे पहले कि वो चोर होश में आए, राधिका ने जल्दी से उसके हाथों और पैरों को पकड़ कर बांध दिया। और जैसे ही उसने उस चोर के पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से और ज़्यादा बड़ी हो गईं। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर रुकने के बाद राधिका ने कहा। राधिका ने जब पात को अपने घर में देखा तो उसके लगभग हैरानी से चीख निकलने वाली थी। वो अपने सपने में भी ऐसे इमेजिन नहीं कर सकती थी। राधिका अब जिस चोर को बेहोश समझ रही थी वो पात था, जो लगातार अपनी जलती आंखों से उसे ही घूर रहा था। अब मुझे ऐसे देखती रहोगी या मेरे हाथ पर भी खोलोगी? पात ने राधिका को घूरते हुए कहा। 1 मिनट बॉस, ये कहते हुए राधिका जल्दी से वॉशरूम भाग गई और उसने वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक किया। आईने के पास पहुँच कर राधिका ने खुद को 3-4 थप्पड़ मारे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 217 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो दोस्तों आपको एपिसोड में 217 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा शता भाग जो समझ में आया हो आपको और पर लगाओ तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।